इस बार सीरिया पर इजरायल ने भीषण हमले किए हैं, जिससे ईरान बौखला गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को इजरायल की घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया है, जबकि इजरायल ने सीरिया में तबाही मचाकर संकेत दे दिए कि अब अगला नंबर ईरान का है। इजरायल की प्लानिंग है कि सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके गोलन हाइट्स का विस्तार किया जाए, फिर उस जमीन का इस्तेमाल सुरक्षा चक्र बनाने के लिए किया जाए, यानी इजरायल ईरान पर हमले करे। अगर ईरान पलटवार करे तो मिसाइलें सीरिया पार ना कर पाएं। आखिर कैसे इजरायल सीरिया को बैटल ग्राउंड बनाने जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। अल शारा को मारने की धमकी से खामनेई की बेचैनी बढ़ने लगी है। सीरिया में तबाही से इजरायल का मंसूबा खामनेई को समझ आ चुका है। सीरिया पर हमला तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद ईरान को तबाह करना है। इजरायल सीरिया को लेकर अचानक से उग्र नहीं हुआ है, बल्कि ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। इजरायल के सीरिया पर हमले की वजह समझिए। पहली वजह है राष्ट्रपति अल शारा को कंट्रोल में लेना, दूसरी वजह है गोलन हाइट्स का विस्तार करना, तीसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी गुटों का विस्तार रोकना, चौथी वजह है हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रूट काटना, पांचवी वजह है सीरिया को अपने डिफेंस जोन के रूप में इस्तेमाल करना। दरअसल सीरिया पर हमले करके इजरायल ईरान पर हमले का रोड मैप तैयार कर रहा है। एक बार ईरानी प्रॉक्सी को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान में तबाही मचाई जाए। जैसे सीरिया को दहलाया है, वैसे ही ईरान को दहलाया जाए। सीरिया में प्रशासनिक इमारतों, सेना के हेडक्वार्टर तक हमले किए गए, राजधानी दमिश्क को शमशान बना डाला। इसी तरह के हमले ईरान पर करके इजरायल खामनेई का अंत करना चाहता है। इजरायल के सीरिया में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि ईरान के हमले रोके जाएं। इसके लिए दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करना चाहता है और वहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिससे डिफेंस सिस्टम लगाकर ईरान के हमलों को रोका जा सके। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स अमेरिकी दौरे पर गए हैं, जिससे ट्रंप को मनाकर ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल लिया जा सके। और एक बार ईरान पर हमला हो गया तो अल्पमत में आई बेंजामिन की सरकार से संकट टल सकता है। इसीलिए बेंजामिन पूरी ताकत से सीरिया पर हमले करके ईरान में तबाही का रूट तैयार कर रहे हैं। तो गोलन हाइट्स का विस्तार करके इजरायल नया सुरक्षा घेरा बनाने जा रहा है। इसके लिए पूरे दक्षिणी सीरिया पर कब्जे की तैयारी है। मौजूदा गोलन हाइट्स से दमिश्क तक विस्तार करने की प्लानिंग है। दक्षिण सीरिया में 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाका है। कुल सीरिया का करीब 8% इलाका है। इसी इलाके में डिफेंस जोन बनाकर ईरान विध्वंस की तैयारी की जा रही है। दक्षिणी सीरिया में ईरान के हमले रोकने को सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। हमले के लिए ईरान से आने वाली मिसाइलें सीरिया में ही रोकेगा इजरायल। इसके लिए दक्षिणी सीरिया में डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे, यानी हमले से पहले ही इंटरसेप्ट होंगी ईरानी मिसाइलें और ईरानी ड्रोन। इसके अलावा फाइटर जेट से भी हमले रोक पाएगा इजरायल। दक्षिण सीरिया में एयरबेस बनाकर हमले रोके जाएंगे, फिर वहीं से ईरान पर तुरंत हमले किए जाएंगे। तेरह जून ईरान पर इजरायल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने पूरी ताकत से पलटवार किया। इससे बेंजामिन नेतन्याहू को यह तो समझ आ गया
कि वो दुश्मन को जितना कमजोर मानकर चल रहे थे, ईरान उतना कमजोर नहीं है। बल्कि पिछले 10 साल में ईरान ने खुद को काफी मजबूत बना लिया है। इसी वजह से ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव तक हमले किए। अब ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लगातार प्रॉक्सी गुटों को मजबूत कर रहा है। एक तरफ मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जबकि उसके ड्रोन रूस तक सप्लाई हो रहे हैं। ईरान के पास इजराइल तक हमले वाली रेंज की मिसाइलें भी हैं और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी, और इन्हीं हथियारों की खेप वो ईरानी प्रॉक्सी को भेजता रहा है। अभी सीरिया में जिन विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं, जिन तक ईरान हथियार पहुंचाता है, वो हैं हिजबुल्लाह, कतैब हिजबुल्लाह, फातमिया ब्रिगेड, जैनबिया ब्रिगेड, कुद्स फोर्स। ये सीरिया में अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा दक्षिणी सीरिया में है, जिससे इजराइल की घेराबंदी की जा सके। क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती और गाजा से हमास एक्टिव है। ऐसे में सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले कराकर इजराइल को हर फ्रंट पर ईरान फंसा रहा है। यही वजह है कि सीरिया में ईरान से सबसे ज्यादा हथियार भेजे जा रहे हैं। और सीरिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल चाहता है इजराइल, जिससे हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाले रूट को तोड़ा जा सके। लेबनान तक ईरान से आईआरजीसी की सुरक्षा में इराक तक पहुंचाए जाते हैं। इराक से आगे सप्लाई रूट सीरिया तक होता है, जहां प्रॉक्सी ट्रक की सुरक्षा करने लग जाते हैं। पूरे रास्ते प्रॉक्सी गुट मदद करते हैं। उससे आगे सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाके हथियारों से भरे ट्रक की सीरिया में एंट्री कराते हैं, जिससे आगे लेबनान में हथियारों को ले जाया जाता है और अंडरग्राउंड ठिकानों में हथियार छिपा दिए जाते हैं। ये अभी तक सबसे सुरक्षित रास्ता है, जिसे इजराइल तबाह कर देना चाहता है। सीरिया पर इजराइल के हमलों से ईरान चौकन्ना हो चुका है। उसने हथियार सप्लाई रोक दी है। साथ ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह को एक्टिव किया जा रहा है, जिससे इजराइल की घेराबंदी की जा सके। एक तरफ इजराइल पर हूती ने मिसाइलें दागी, तो इराक में अमेरिकी तेल के कुएं पर भी हमला हुआ। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी धमकी देकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि ईरान अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हूती को सप्लाई होने वाले हथियारों की धरपकड़ के अलावा ईरान में 3 जगहों पर आगजनी हुई, क्योंकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। लेकिन इसे इजराइल के हमले माना जा रहा है। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों ने इजराइल में लगातार हमले करके कोहराम मचा दिया है। यानी ईरान के टारगेट पर अब इजराइल है, और इजराइल पर ईरान आज रात भी हमला करके सीरिया में हुई तबाही का बदला ले सकता है, जिससे हिजबुल्लाह तक हथियार सप्लाई रूट फिर से खोला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सीरिया में धमाकों की आवाज तो थम चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल का ऑपरेशन सीरिया भी खत्म हो गया? सीरिया पर बमबारी के बाद अब इजराइल में सीरिया के राष्ट्रपति शारा को खत्म करने की मांग उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल का प्लान बहुत बड़ा हो सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल सीरिया में ऐसे हालात बनाने की कोशिश में है ताकि कुछ इलाकों पर कब्जा किया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि सीरिया में भी लेबनान फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, ताकि सीरिया का कोई अस्तित्व ही न रह जाए। दुनिया ने फिर देखा इजरायली सेना की ताकत और तेवर।
दुनिया ने फिर देखा दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का एक्शन कितनी तेजी से और कितना प्रभावी होता है। ये बुधवार की तस्वीरें हैं जब सीरिया रह रह कर दहल रहा था। सीरिया की नई सरकार ने सोचा भी नहीं था कि इजराइल को उकसाने का अंजाम इतना भयानक होगा। स्वेदा से शुरू हुई बमबारी का दायरा राजधानी दमिश्क तक पहुंचा और सेना का मुख्यालय धमाकों से दहल उठा। इजरायली बम के धमाकों की गूंज सीरिया के राष्ट्रपति भवन तक भी सुनाई दी। ईरान पर हमले की प्लानिंग के बीच सीरिया अचानक टारगेट कैसे बन गया, ये बताएं। उससे पहले ये देखिए कि स्वेदा में सैनिक भेज रही सीरिया सरकार कैसे घुटनों पर आ गई। सीरिया के सरकारी चैनल में इजरायली हमलों की न्यूज चल रही थी, तभी जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर हमला हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि एंकर डर के कैमरे के सामने से भाग गए। दमिश्क का ये इलाका बेहद अहम है। यही सेना का मुख्यालय है। कुछ दूरी पर राष्ट्रपति भवन, रेडियो टीवी के दफ्तर है। इसलिए सेना मुख्यालय पर धमाके की कई तस्वीरें लाइव रिपोर्टिंग में कैप्चर हुई। شباب في عندنا قصف شباب قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة। ये ड्रोन और हमले के बाद की तस्वीरें हैं। सेना मुख्यालय का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इजराइल ने यहां हमला करके सीरिया की सेना से बदला लिया है, क्योंकि द्रूज समुदाय पर सेना हमले कर रही थी। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि दमिश्क में सीरिया के सेना मुख्यालय पर कई बार हमले किए गए। आईडीएफ शायद इस इमारत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। बिल्डिंग पर आत्मघाती ड्रोन के साथ गाइडेड बम से भी हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के पास भी सेना का एक ठिकाना था, जहां लगातार 3 धमाके किए गए। हमलों की शुरुआत बुधवार सुबह हो गई थी और दोपहर बाद यह भीषण हवाई हमले में तब्दील हो गया। डिटेल आपको दिखाते हैं। और इजरायल के प्रहार से दमिश्क तक तबाही हुई है। इजरायल से बुधवार की सुबह स्वेदा पर आर्टिलरी से हमला शुरू किया गया। इजरायली सेना ने द्रूज समूह के समर्थन में हमलों की शुरुआत की थी। स्वेदा पर इजरायली सेना ने मोर्टार और हॉवित्जर से हमले किए। स्वेदा में पूरे दिन कई धमाके हुए। इसके बाद इजरायली सेना ने हवाई हमलों की शुरुआत कर दी। स्वेदा, दमिश्क, कुनेत्रा के इलाकों में कुल 160 बार हवाई हमले किए गए। सबसे बड़ा हमला सीरियाई सेना के मुख्यालय पर किया गया। सीरिया की सरकार को डराने के लिए राष्ट्रपति भवन के पास भी बमबारी की गई। दावा है कि यहां भी सेना का बड़ा दफ्तर था। इजरायली सेना के हमले में जनरल स्टाफ बिल्डिंग तबाह हो गया। इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया की सेना पर भी हमला किया। सड़क पर सेना के काफिले को टारगेट किया गया। इजरायली सेना की जितनी गाड़ियां स्वेदा की तरफ जा रही थीं, उन्हें नष्ट कर दिया गया। दक्षिण सीरिया में इजरायली वायु सेना के कई हमले हुए। इतने फाइटर जेट, इतने बम धमाके, इतनी ताकत का इस्तेमाल क्या सिर्फ द्रूज समुदाय को बचाने के लिए किया गया?
कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सीरिया पर हमले कर बेंजामिन ने सीरिया में अपने ऑपरेशन लेबनान को आगे बढ़ाया है। ऐसा दावा इसलिए है क्योंकि धमाके भले ही रुक चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू सरकार में अब सीरिया के राष्ट्रपति अल शारा की हत्या की मांग उठ रही है। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता और सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर ने यह मांग रखी है। उन्होंने कहा, इजराइल को द्रूज पर हिंसा करने वाले शारा को खत्म कर देना चाहिए। अहमद अल शारा ही दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में कत्लेआम का जिम्मेदार है। अहमद अल शारा को 300 से अधिक सीरियाई द्रूज की हत्या की सजा मिलनी चाहिए। दलील ये दी जा रही है कि भले ही अल शारा अब राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिहादी हमेशा जिहादी ही होते हैं। ऐसे लोगों से कभी समझौता नहीं हो सकता। इनका अंत ही एकमात्र हल है। इजराइल के एक सीनियर अफसर भी ऐसा ही कह रहे हैं। उनके मुताबिक अल शारा सरकार से वार्ता बहुत बड़ी भूल है। शारा सरकार का व्यवहार इस लायक नहीं है। अल शारा सरकार से सख्ती से निपटना होगा। रिपोर्ट से संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल सीरिया में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें एक तरफ सरकार के खात्मे की योजना है तो दूसरी तरफ सीरिया फिर गृह युद्ध भड़काने की कोशिश में है। दावा है कि इजराइल सीरिया के छोटे छोटे समुदायों को भड़का रहा है। इजराइल के कई इलाकों में तनाव बढ़ने लगा है। इजराइल में समुदाय के नाम पर जंग छिड़ सकती है। अब सवाल है कि क्या अल शारा को गोलन हाइट्स समझौता न मानने की सजा दी जाएगी? नेतन्याहू के मंत्री ने अल शारा की हत्या की अपील करके यह संदेश दे दिया है कि या तो सीरिया इजराइल के कहने पर चले या फिर शारा और सरकार का अंत हो। लेबनान वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो सीरिया में क्या हो सकता है, ये आपको बताते हैं। और इजराइल क्या कर सकता है ये समझिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल राजधानी दमिश्क, इसके अलावा अपनी सीमा के करीब मौजूद स्वेदा और कुनेत्रा को कब्जे में ले लेगा। यानी साफ है कि सीरिया में किसी की सरकार नहीं रहने दी जाएगी। लेबनान की तरह फिर सीरिया में भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की जरूरत पड़ेगी। सीरिया में भी लेबनान की तरह शांति सेना की तैनाती की जाएगी। इजराइल की कोशिश है कि लेबनान की तरह ही 15 किलोमीटर के दायरे में यूएन की सेना हो ताकि बफर जोन बन सके। इस तरह से सीरिया पर पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथों में आ सकता है। लेबनान फॉर्मूले के दावे में दम इसलिए भी है क्योंकि ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का एक बड़ा हिस्सा आता है। विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे हमलों की वजह इजराइल का मिशन ग्रेटर इजराइल है, जिसके तहत इजराइल वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान और सीरिया को पूरी तरह तबाह करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सीरिया की मौजूदा हालत इस वक्त इजराइल के लिए बड़ा मौका भी है। माना जा रहा है कि द्रूज के बहाने सीरिया में बारूदी एंट्री कर ली है। और अब वो सीरिया को लेबनान बनाकर उसके बड़े हिस्से को कब्जा करने जा रहा है। शारा अब मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं और अमेरिका भी सीरिया को लेकर नई प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल ने द्रूज के नाम पर सीरिया में सेना भेजने की शुरुआत कर दी है। शुरुआत 2 डिवीजन की तैनाती से हुई है, लेकिन वक्त के साथ यह बहुत बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
सीरिया जंग की इनसाइड स्टोरी यही है कि इसका प्रायोजक इजराइल है। सीरिया में जो भी हो रहा है वो इजराइल की लिखी स्क्रिप्ट है। विद्रोह से उभरे सीरिया को कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हालात उसी तरफ मुड़ने लगे। इस बार जंग फ्री सीरिया के लिए नहीं छेड़ी गई है। इजराइल का प्लान है सीरिया के जनजातीय समुदायों का इस्तेमाल करके उसके अलग अलग टुकड़े बना देना। इजराइल चाहता है कि फ्री सीरिया की अवधारणा को ही खत्म कर दिया जाए। इजराइल इस प्लान को कैसे लागू कर रहा है, कौन कौन से जनजातीय समुदाय इसका हिस्सा हैं और नेतन्याहू सीरिया के टुकड़े करना क्यों चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चार दिन पहले सीरिया संप्रदायवादी झड़पों की आग में झुलसना शुरू हुआ। दो जनजातियों बेदौइन और द्रूज के बीच टकराव शुरू हो गया। इसके बाद इस जंग में इजराइल शामिल हो गया। 15 जुलाई को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से लेकर सुवेदा तक भीषण हमले किए। इजराइल ने द्रूज जनजाति के पक्ष में सीरियाई सरकार के ठिकानों पर मिसाइलें बरसाईं। 13 से 17 जुलाई तक इस जंग का विस्तार होता गया। तेरह जुलाई को सुवेदा में बेदौइन और द्रूज की जंग शुरू हुई। 14 जुलाई तक 30 लोग मारे गए, 100 घायल हुए। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेनाएं सुवेदा में ऑपरेशन शुरू करेंगी। इजराइल ने सुवेदा में सीरियाई सेना के टैंकों पर हवाई हमले किए। सुवेदा में सीरियाई सेना के 18 सैनिक मारे गए। इजराइल ने कहा कि द्रूज जनजाति का संहार नहीं होने देंगे। 15 जुलाई को इजराइल ने सुवेदा में सीरियाई सेना पर ड्रोन हमले किए। 16 जुलाई को इजराइल ने दमिश्क में हवाई हमले किए। सीरिया की जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इस जंग में द्रूज जनजाति को समर्थन देने के लिए इजराइल में रहने वाले द्रूज सीरिया के कोनेत्रा पहुंचने लगे। इजराइल ने सीरिया में नया विद्रोह भड़काने के लिए एक ड्रग लॉर्ड का इस्तेमाल किया है। सुवेदा में द्रूज जनजाति की बड़ी संख्या है। इस जनजाति का एक लीडर है हिकमत अल हिजरी। हिजरी सीरिया का ड्रग लॉर्ड है। सीरियाई सेना हिजरी के गुटों पर हमले कर रही है। इजराइल इन हमलों को रोकने के लिए सीरियाई सेना पर हमले कर रहा है। 13 जुलाई को शुरू हुई जंग में द्रूज जनजाति भी दो फाड़ हो गई है। द्रूज जनजाति के दूसरे नेता ने अल शारा से समझौते का ऐलान कर दिया है। द्रूज के दो गुट बेदौइन जनजाति के खिलाफ जंग में हैं। पहला गुट है शेख यूसुफ जरबाव का, दूसरा गुट है हिकतम अल हिजरी का। शेख जरबाव ने कहा है कि अल शारा सरकार के साथ समझौता हो चुका है, जबकि हिजरी गुट का कहना है कि सीज फायर को नहीं मानते और जंग जारी रहेगी। सीरिया में जनजातियों की कलह का पुराना इतिहास है। ये जनजातियां अपने अपने शासन वाले इलाके चाहती हैं, इसीलिए इजराइल द्रूज लैंड की स्थापना के लिए हिजरी गुट को समर्थन दे रहा है। इजराइल का प्लान है कि सीरिया को जनजातियों में बांट दिया जाए, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आबादी अलग अलग ट्राइबल गुट है। सीरिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जनजातियां रहती हैं। उत्तरी सीरिया में जुबूर, बकारा, अनज्जा, शमारा जैसी जनजातियों का बाहुल्य है और इन सब का लीडर इन्हीं जनजातियों का एक एक शेख होता है। इसी तरह दक्षिणी सीरिया द्रूज की बड़ी आबादी वाला इलाका है। इसके बाद बोदाइन, अल नईम जैसी जनजातियां हैं जिनके अपने अपने शेख हैं। सीरियन डेजर्ट वाले हिस्से में मावली, हदीदीन, बनी खालिद, अल शखाना जैसी जनजातियां हैं जिनके सामाजिक ढांचे को उनके अपने अपने शेख कंट्रोल करते हैं। यूफ्रेट्स नदी वाले क्षेत्र दैर, आज, जोर, रका और अलेपो जैसे सीरी इलाकों में अकीदत, शायतात, अल्बू सराया, अल्बू चाबूर जैसी जनजातियां हैं जिनके अपने अपने शेख नियुक्त होते हैं। इस तरह सीरिया की कुल आबादी का 70% हिस्सा जनजातीय समुदायों से बना है। इजराइल ऐसी जनजातियों का इस्तेमाल करना चाहता है जो स्वायत्त शासन की मांग कर रही है।
अरब में अब तक देशों और संगठनों की जंग चल रही थी। इजराइल ईरान और हिज़्ब हमास और हूती जैसे संगठनों के खिलाफ जंग लड़ता रहा है। लेकिन अब सीरिया को कंट्रोल करने के लिए अहमद अल शारा के खिलाफ जनजातियों की जंग शुरू कर दी गई है। सीरिया के राष्ट्रपति जानते हैं कि इन जनजातियों का सामाजिक ढांचा क्या है, इसीलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। शारा ने कहा है कि सीरिया की सरकार ने प्रांतीय सुरक्षा की कमान स्थानीय शेखों को सौंपने का फैसला किया है। देश की सुरक्षा के लिए यह अहम है। सीरियाई सरकार जनजातीय विवादों का अंत चाहती है। सीरिया के अलग अलग इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। हमास में सीरियाई सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ जिहाद का नारा भी दिया। दूसरी तरफ द्रूज जनजाति के नेता इजरायली रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं और सीरिया पर हमलों की मांग की है। इजराइल के राष्ट्रपति हरजोग ने कहा है कि द्रूज जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर इजराइल मौन नहीं रहेगा। तय है कि सीरिया पर इजराइल के हमले और तेज होंगे। कई देशों ने इजरायली हमलों की आलोचना की है। इसके साथ ही ट्रंप ने भी सीज फायर लागू कराने के लिए सीरिया और इजराइल की वार्ता पर जोर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल जनजातियों की जंग क्यों चाहता है? इसका जवाब है ग्रेटर इजराइल का निर्माण। इजराइल जंग का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है और सीरिया की जंग भी ग्रेटर इजराइल की स्थापना का हिस्सा है। सीरियाई राष्ट्रपति अल शारा ने इजराइल और अमेरिका के लिए चेतावनी जारी कर दी है। शारा ने कहा है कि इजराइल सीरिया के आंतरिक विभाजन की कोशिश कर रहा है, युद्ध शुरू कराना चाहता है। युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसके परिणामों पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। अल शारा का इशारा अरब की उन जनजातियों की ओर है जो इजराइल के विरोधी हैं। अगर इजराइल ने सीरिया के आंतरिक विभाजन की जंग को आगे बढ़ाया तो अरब के इजराइल विरोधी कबीले तेल अवीव से जंग शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन और यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस ने इस बार ट्रंप और ज़ेलेंस्की को एटमी हमले की धमकी दे दी है। क्रेमलिन की तरफ से यह धमकी तब जारी की गई जब ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपनी नीति बदल दी। नई नीति के तहत अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को फिर से लंबी दूरी के हथियारों की सप्लाई शुरू की है। यूक्रेन को यह सैन्य मदद अब समुद्री रूट के जरिए दी जा रही है। नेटो के हथियार लेकर एक जहाज ओडेसा पोर्ट पहुंचा तो रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमले की चेतावनी जारी कर दी। यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकता है। रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में परमाणु हमला कर सकती है। एटमी हमले का खतरा तब बढ़ा जब अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे भड़के रूस ने एटमी हमले की धमकी जारी कर दी है। क्रेमलिन के क्रोध का विस्फोट तब हुआ जब अमेरिका और नेटो ने समुद्र के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिका और नेटो पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते थे, लेकिन अब हथियारों की सप्लाई का रूट बदल दिया है। अब यूक्रेन को समंदर के जरिए बारूद की सप्लाई शुरू हो गई है। पश्चिमी देशों के इस कदम की जानकारी तब सामने आई जब ओडेसा पोर्ट पर एक संदिग्ध जहाज पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज नेटो देशों के हथियार लेकर यूक्रेन पहुंचा। नेटो ने समुद्री रूट से हथियारों की खेप भेजी तो रूसी सेना बुरी तरह से भड़क गई। अब रूसी सेना ओडेसा पोर्ट पर मौजूद नेटो के हथियारों को तबाह करने में जुट गई है। क्रेमलिन का क्रोध तब और बढ़ गया जब उससे पता चला कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जैस्म और जैस्म ER मिसाइलों की डिलीवरी करने जा रहा है।
यूक्रेन की बारूदी सप्लाई बहाल हुई तो रूस में एटमी हमले की मांग जोर पकड़ने लगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका रूस को एटमी हमला करने पर मजबूर कर रहा है। वहीं रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने अपने कार्यक्रम में कहा कि अब यूक्रेन पर एटमी हमले का समय आ गया है। रूस की तरफ से जारी हुई इन्हीं धमकियों को देखते हुए यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से हमले कर सकता है, इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है। एक तरफ एटमी हमले की धमकी दी तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। जिस ओडेसा पोर्ट पर नेटो के हथियार रखे हैं, अब रूस वहां हमले कर रहा है। रूसी सेना ओडेसा पोर्ट पर रखे गए नेटो के हथियारों को जलाना चाहती है। रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला कर ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा में तैनात S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां रूस ने एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं नेप्रोपेट्रोवस्क में पुतिन सेना को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। खार्किव में भी रूसी सेना ने भीषण हमला करते हुए बड़े भूभाग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन में करीब 110 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 80 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन सच यह है कि दर्जनों ड्रोन यूक्रेन में धमाका करने और तबाही मचाने में सफल रहे। एयर डिफेंस की कमी की वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन बदला लेने के लिए रूसी धरती पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सबसे भीषण हमला क्रीमिया में किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रीमिया पूरी तरह दहल उठा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के 8 हथियारों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में गाइडेड बम से हमला कर रूसी सेना की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले में 6 इमारतें तहस नहस हो गईं। रूस की कुपोल में यूक्रेन ने पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। रोजा इलाके में यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने विस्फोट कर रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मॉस्को, तुला, वोरोनिश और स्मोलेंस्क में भी दर्जनों ड्रोन फायर किए। इन चारों शहरों में आधी रात को कई धमाके हुए। करीब 16 इमारतें तबाह हो गईं। दर्जनों गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। रूस का दावा है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन के 122 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन रूस पे हमले जरूर कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हर दिन उसके सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। हालात ये है कि अब फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों की कमी हो गई है। यही वजह है कि यूक्रेनी संसद ने सैन्य भर्ती को लेकर नया कानून बनाया है, जिसके तहत शारीरिक और मानसिक रूप से फिट 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग भी सेना में भर्ती हो सकते हैं। इस बीच ट्रंप के विशेष दूत केलॉग कीव पहुंचे हैं। वो जेलेंस्की और यूक्रेनी सैन्य अफसरों से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि केलॉग रूस पर हमले की नई रणनीति बना रहे हैं। केलॉग का यूक्रेन दौरा खत्म होते ही यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद धरती के उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में रूस अमेरिका के बीच संघर्ष पहले ही तेज हो चुका है।
अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र में रूस की ताकत के आगे बहुत कमजोर है। अब वर्चस्व की जंग धरती के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में छिड़ने वाली है, क्योंकि रूस की रिसर्च टीम ने दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व खोज लिया है। दावा है कि यह धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप ने इस खोज का पता लगते ही आर्कटिक के साथ साथ अंटार्कटिका में अमेरिकी वर्चस्व बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जहां जमा हुआ समंदर है और सैकड़ों मीटर मोटी बर्फ की परतें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ही इलाकों में दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे। रूस के वैज्ञानिकों ने धरती के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च मिशन चलाया और इसी मिशन में धरती के गर्भ में मौजूद सबसे बड़े खजाने की जानकारी मिली। रशिया जियोलॉजिकल सर्वे शिप ब्रिटिश एंटार्क्टिका क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था। तभी यहां धरती के सबसे बड़े तेल भंडार की जानकारी मिली। बर्फ की मोटी चादर के नीचे वेडल सी रीजन में तेल का बड़ा भंडार है। यहां 511 बिलियन बैरल तेल भंडार का पता लगा है। रूस ने इसे वैज्ञानिक शोध के दौरान हुई घटना कहा है, लेकिन दावा है कि रूस चीन धरती पर नए तेल भंडारों का पता लगाने का सीक्रेट मिशन चला रहे हैं। ये धरती का ऐसा इलाका है जहां बर्फ की मोटी चादर हमेशा जमी रहती है और साधारण जहाज इस हिस्से तक नहीं पहुंच सकते। इस रिसर्च के लिए रूस ने अपने आइस ब्रेकर जहाजों का इस्तेमाल किया है। इस तेल भंडार का पता लगते ही ग्लोबल पावर्स के बीच एंटार्क्टिका के इस खजाने को हथियाने की होड़ मच गई है। तेल भंडार का पता लगते ही अर्जेंटीना और चिली ने ब्रिटिश एंटार्क्टिका क्षेत्र के एक हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। तेल भंडार का पता लगने से ग्लोबल एनर्जी संतुलन गड़बड़ा सकता है। इस तेल भंडार का पता लगने के बाद एंटार्क्टिका का सामरिक महत्व भी बढ़ गया है। जहां इतना बड़ा खजाना होगा, वहां अमेरिका का पहुंचना लाजमी है। लेकिन अमेरिका के सामने मजबूरी है कि उसके पास आइस ब्रेकर जहाज की बड़ी फ्लीट नहीं है। रूस के पास 40 आइस ब्रेकर जहाजों का बेड़ा है। अमेरिका के पास केवल 2 ही आइस ब्रेकर हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 48 नए आइस ब्रेकर जहाज बनाने का आदेश दे दिया है। We're in the process of ordering 48 icebreakers, and Canada wants to know if they could use them. I said, well, you know, you got to pay for them. Think of it, Canada. We pay for their military. You know, Canada pays very little for their military because they think we're going to protect them. And Canada wants to be part of the deal. I say, you got to get your own icebreakers. Then if you're a state, you can be part of the deal. But ट्रंप का प्लान है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में रूस के मुकाबले अमेरिका को बड़ी ताकत बनाना। इसीलिए आइस ब्रेकर का ऑर्डर दिया गया है। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद आर्कटिक में अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। अब अंटार्कटिका के तेल भंडार का पता लगने के बाद अमेरिका चाहता है कि उसकी पहुंच भी उस क्षेत्र तक हो जहां रूस उससे पहले पहुंच चुका है। आर्कटिक के मुहाने पर यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। अब अंटार्कटिका में तेल भंडार मिलने के बाद यहां से विश्व युद्ध का आगाज होने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान पर हमले के बाद एंट्री अमेरिका ग्रुप लगातार रणनीति बना रहा है। अब इसमें किम जोंग की भी एंट्री हो गई है। किम ने गाजा में नरसंहार के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया से गाजा पर आवाज उठाने की अपील की है। किम जोंग ने इस्लामिक देशों से भी गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने की गुजारिश की है।
गाजा के इन धमाकों ने किम जोंग को गुस्से से भर दिया है। अमेरिका की शह पर इजरायल के इन हमलों के खिलाफ अब किम जोंग ने विरोध का आगाज कर दिया है। ईरान पर इजरायली हमले को गलत ठहराने के साथ ही किम जोंग ने अब गाजा के मुद्दे पर भी इजरायल को टारगेट पर लिया है। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया है कि गाजा में नरसंहार को 1 साल से अधिक समय हो गया। इजरायल का रवैया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराजगी पैदा कर रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भगवान से भी अधिक अमेरिका से डर रही है। सिर्फ इजरायल नहीं, किम ने अमेरिका को भी गाजा में नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया की चुप्पी पर सवाल उठाया है। किम जोंग ने अमेरिका के डर का हवाला देकर पूरी दुनिया को गाजा के पक्ष में आने के लिए उकसाया है। किम जोंग ने इस्लामिक देशों पर सवाल उठाया है। गाजा पर इस्लामिक देशों की खामोशी क्यों है? किम ने कहा है, इस्लामिक देशों में गाजा पर बयान देने की हिम्मत नहीं है। किम जोंग ने गाजा पर इस्लामिक देशों को भी एक करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से ही एंटी अमेरिका ग्रुप कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। चीन और रूस ईरान को मदद का भरोसा दे चुके हैं, तो वहीं किम जोंग ने भी गाजा के मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका को धमकी दे दी है। किम गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश में है। चीन रूस भी अमेरिका के खिलाफ गठबंधन को बढ़ाने में जुटे हैं। इजरायल को मोहरा बनाकर अमेरिका के फैसलों पर सवाल उठाने की तैयारी की गई है। किम जोंग अमेरिका को चुनौती देने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। सीरिया, लेबनान, गाजा और फिर ईरान पर हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में चीन और रूस की पकड़ बेहद कमजोर हुई है। माना जा रहा है कि चीन और रूस के इशारे पर ही किम ने गाजा के मुद्दे को उठाया है। अब तक किम जोंग साउथ कोरिया और जापान तक मुद्दों पर ही सीमित रहता था, लेकिन अचानक गाजा में नरसंहार और मानवता का हवाला देकर नॉर्थ कोरिया ने नई कूटनीतिक जंग की शुरुआत कर दी है। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की बेइज्जती करने वाले ट्रंप अचानक ही यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन से ज्यादा खुलकर मदद देने लगे। यह बदलाव किसी रणनीतिक सलाहकार या सैन्य अधिकारी की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे है ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप। यूक्रेन को लेकर ट्रंप की नीति अचानक बदल गई है। जो ट्रंप पुतिन का समर्थन कर रहे थे, जो ट्रंप ना तो ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे थे और ना ही हथियार, वो अब अचानक से यूक्रेन की खुलकर मदद करने लगे हैं। ट्रंप न सिर्फ खुद हथियार दे रहे हैं, बल्कि नेटो और यूरोपीय देशों से भी हथियार भिजवा रहे हैं। ट्रंप के इस बदले रुख के बाद माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती टूट चुकी है। इस दोस्ती को खत्म करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप है। TV9 भारतवर्ष को व्हाइट हाउस के करीबियों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, वो इसी बात का इशारा कर रही है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को सुनिए। I go home, I tell the First Lady, and I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, "Oh, really? Another city was just hit."
So it's like, look. सुना आपने, ट्रम्प ने खुद माना है कि जब भी वो पुतिन से बातचीत का मेलानिया से जिक्र करते हैं तो मेलानिया उन्हें याद दिलाती हैं कि यूक्रेन में अभी एक और शहर तबाह हुआ है। मेलानिया का संदेश साफ होता है। क्या आपने देखा कि आज कितने बच्चों की जान गई? ट्रम्प के इस बयान को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। I go home, I tell the First Lady, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh, really? Another city was just hit. So it's like, look. व्हाइट हाउस के करीबियों के मुताबिक मेलानिया अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं है, बल्कि ट्रम्प पर उनका प्रभाव ट्रम्प की टीम के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक है। ट्रम्प फर्स्ट लेडी की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकारों के साथ बैठकों में भी हिस्सा लिया है और बार बार ये बात दोहराई है कि पुतिन से नरमी का मतलब निर्दोषों की मौत पर चुप्पी है। मेलानिया शुरू से ही यूक्रेन में रूस के हमले के खिलाफ रही हैं। तो क्या पुतिन के मामले में मेलानिया राष्ट्रपति ट्रम्प को प्रभावित कर रही हैं? इसका जवाब भी खुद ट्रम्प ने दिया।